नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके की क्लास नंबर 21 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि किस प्रकार से होती है, और इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कृषि के कुछ टाइप समझने होंगे, कुछ कृषि के प्रकार समझने होंगे कि आखिर मिश्रित कृषि क्या होती है, और मिश्रित कृषि क्या होती है, गहन कृषि क्या होती है, जैविक कृषि क्या होती है, चकबंदी कृषि क्या होती है और सहकारी कृषि क्या होती है। इनके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। किस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश में 59.03% कृषि लोग करते हैं, जिसमें से 29% लगभग लोग जो कृषि मजदूरी करते हैं और 30% लोग कृषि करते हैं। तो ये एक डाटा रहता है, इसको एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा जरूर। तो फिलहाल में हम चर्चा करते हैं मिश्रित कृषि के बारे में, कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग टॉपिक डाल लीजिए कृषि के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कृषि। तो कृषि को देखने से पहले हम इसमें देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि को देखने से पहले इसमें हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि मिश्रित कृषि क्या होता है। किसके बारे में समझेंगे? मिश्रित कृषि के बारे में समझेंगे। मिश्रित कृषि के बाद में हम गहन कृषि के बारे में समझेंगे। गहन कृषि के बाद में हम समझेंगे जैविक कृषि के बारे में। और इसके बाद में हम समझेंगे चकबंदी कृषि के बारे में। और अंततः हम देखेंगे सहकारी कृषि। कौन सी कृषि? सहकारी कृषि। इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कौन सी कृषि की बात चल रही है। तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में? मिश्रित कृषि के बारे में। तो मिश्रित कृषि का मतलब क्या है कि आप या और कोई या किसान फसलों का जो उत्पादन करते हैं वो फसलों के उत्पादन के साथ साथ में, यानी यहाँ पर फसल उत्पादन के साथ में और क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। कौन सा? पशुपालन किया जाता है। फसल उत्पादन प्लस पशुपालन दोनों ही उद्योग को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। क्या ये कहलाता है? मिश्रित कृषि के अंतर्गत ये आता है। फसल उत्पादन भी की जा रही है, पशुपालन भी किया जा रहा है, तो दोनों ही चीज़ें क्या है? ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आती हैं, और इससे किसानों की आय बढ़ती है और जोखिम में भी कमी आती है। जोखिम का मतलब क्या है यहाँ पर? तो जैसे मान लीजिए कि फसल उत्पादन किया जा रहा है, और फसल उत्पादन समय कोई एक ऐसा सीजन आया, मान लीजिए कोई भी फसल की गई और अचानक से बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा, या ओलावृष्टि हो जाए, या और कोई जोखिम आ जाए, तो उससे फसल का तो नुकसान हो जाएगा। तो लेकिन इससे क्या है कि अगर आप पशुपालन भी किसान अगर पशुपालन कर रहा है तो उससे उसका जो कुछ जोखिम कम हो जाता है, जोखिम में मतलब कमी आ जाती है, और आय क्योंकि बढ़ती, यहाँ से भी आय आती है, इनकम आती है, और यहाँ से भी इनकम आती है। अगर दोनों जगह से इनकम आ रही है तो एक जगह जोखिम भी आ रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो थोड़ा बहुत एवरेज आ जाता है, बीच में आकर एवरेज आ जाता है, तो ये एक फ़ायदा होता है। इसके बाद में अगर हम गहन कृषि के बारे में चर्चा करें, गहन कृषि के बारे में, तो गहन कृषि का जो भूभाग से अधिकतम उत्पादन हेतु श्रम एवं पूंजी का अधिक निवेश करना ही गहन कृषि कहलाता है। गहन कृषि क्या है कि मान लीजिए आपके पास जो कृषि भूभाग से अधिकतम उत्पादन हेतु, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा कृषि भूभाग है, और इससे आप अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, और अधिक उत्पादन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश करनी पड़ेगी। तो पूंजी निवेश करना, और साथ ही साथ में यहाँ पर लेबर पावर, या फिर आप कह सकते हैं श्रम एवं पूंजी को अधिक निवेश करना। अधिक उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम एवं पूंजी का निवेश करना पड़ेगा।
तो जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है? ऐसे तो संभव है नहीं। तो यहाँ पर अधिक पूंजी भी निवेश करनी पड़ेगी, साथ में श्रम भी निवेश करना पड़ेगा। तो इसी कृषि को क्या कहते हैं? गहन कृषि बोलते हैं। इसके बाद में जैविक कृषि। तो जैविक कृषि कहते हैं, जो जैविक कृषि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है। जिस कृषि में जहाँ पर रासायनिक उर्वरक और क्या, और कीटनाशक इनका प्रयोग ज़्यादा ना हो। इनका प्रयोग कैसा ना हो? इनका प्रयोग रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग ना हो तो उसे क्या कहते हैं? जैविक कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। चकबंदी। तो चकबंदी देखिए कि चकबंदी से क्या आशय है? चकबंदी किसान के अलग अलग स्थानों पर मौजूद खेतों को एक स्थान पर व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। मान लीजिए कि एक किसान है ए नाम का, उसका एक खेत यहाँ पर है और थोड़ी सी जगह छूटी है, दूसरा खेत यहाँ पर है, तीसरा खेत यहाँ पर है। तो इन तीनों खेतों को 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों खेतों को एक स्थान पर ही करना, ये क्या कहलाता है? ये चकबंदी कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किसान है, कोई एक किसान है तो उसके ये 2 नंबर वाला खेत भी इसका है, 1 नंबर भी और 3 नंबर भी इसका है। अब ये जो तीनों खेतों एक साथ कर दिए गए हैं, मतलब एक किसान का ही ये खेत है, एक किसान का और इसके खेत एक साथ कर दिए गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये चकबंदी कहलाएगा। ये कहलाएगा चकबंदी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट और नोट करेंगे आप लोग कि सहकारी कृषि के अंतर्गत क्या आता है? तो जो किसान होते हैं इनके छोटे तथा बिखरे खेतों को एक साथ मिलाकर सामूहिक खेती करना ही सहकारी खेती कहलाता है। इसको देखेंगे। किसानों के छोटे तथा बिखरे खेतों को एक साथ मिलाकर कृषि करना क्या कहलाता है? कृषि करना सहकारी कृषि कहलाता है। सामूहिक खेती करना क्या कहलाता है? मिलाकर सामूहिक, और लिख लीजिए यहाँ पर सामूहिक कृषि करना सहकारी खेती के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश में यह अधिक लाभप्रद हो सकता है, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि के संबंधित कुछ फैक्ट और कुछ डाटा के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की जो मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार भी कृषि है और भारत में जनसंख्या भी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश भी जनसंख्या ज़्यादा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। और कुल कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में कितनी है, इसको भी नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? कृषि योग्य भूमि, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो कुल कृषि योग्य भूमि यहाँ पर है, आप नोट करेंगे 25,304 हेक्टेयर। कितनी है? 25,304 हेक्टेयर कुल कृषि योग्य भूमि है, जो देश की पूरे देश की बात हो रही है अब यहाँ पर, जो देश की 12% है। मतलब देश में जितनी भी भूमि है उसका 12 कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उसका 12% जो है वो केवल यूपी कैरी करता है। कि कौन करता है? यूपी में है 12%। अगर यूपी में देश का योगदान कितना है इसके विषय में देखें तो यूपी में देश के तरफ से योगदान देश का 21%, देश का 21% क्या है? खाद्यान्न है, खाने पीने की चीज़ें आती, खाद्यान्न है। और 10.8% फल में योगदान है देश में उत्तर प्रदेश का।
और साथ ही साथ में सब्जी में जो योगदान रहता है वो कितना रहता है सब्जी में, तो सब्जी में है 15.4%। तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी स्थान है। देखिए खाद्यान्न में 21% आ जाता है, फल या फ्रूट्स में 10.8% और सब्जियों में वेजिटेबल्स में 15.4% योगदान रहता है। उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में डाटा बताया था वो गलत बता दिया था। उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है, या कह सकते हैं कृषि कार्यों में कार्यरत जनसंख्या कितनी है। तो कृषि कार्यों में कार्यरत जनसंख्या है 59.03%, या सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए 59.3% है। कितनी है 59.3% है। अब इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है कृषि श्रमिक, एक क्या है कृषि श्रमिक, और दूसरा क्या है दूसरा स्वयं कृषि। मतलब क्या है, कुछ तो कृषि लेबर हैं, एग्रीकल्चरल लेबर हैं, और कुछ क्या है कुछ के पास जो खुद की खेती करते हैं। तो कृषि श्रमिक की बात की जाए तो इनकी संख्या है 30.3%, और मैंने उल्टा बोल दिया था, बस ज़्यादा डाटा गलत नहीं हुआ था। और 29% क्या है लोग कृषि खुद की करते हैं, बाकी 30% लोग जैसे बटाई पे ले ली, लागान पे ले ली, इस तरीके से जो गाँव के निवासी वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो वो कृषि श्रमिक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में एक पॉइंट और है, यहाँ पर एक पॉइंट और देखेंगे। वो पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 26% है। जो स्टेट जीडीपी है, स्टेट जीडीपी उत्तर प्रदेश की स्टेट जीडीपी में जो योगदान है वो योगदान कृषि का कितना रहता है, कृषि का योगदान बता रहे हैं, तो कृषि का योगदान 26% रहता है। कितना है 26% रहता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे आप सभी लोग। और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब देखते हैं आगे, अब कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु और प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। इसमें देखेंगे कृषि जलवायु प्रदेश में तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे सर कृषि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, एक तो मृदा होती है, एक क्या होती है मृदा होती है यानी मिट्टी होती है, सॉइल होती है। दूसरा क्या होता है जल होता है यानी वाटर होता है। तीसरा क्या होता है तापमान होता है यानी टेम्परेचर होता है। और क्या होता है मानव गतिविधियाँ या फिर कह लीजिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मानव गतिविधियाँ होती हैं। मानव गतिविधियाँ भी ये कृषि को प्रभावित करने वाले कारक में आती है। तो मानव गतिविधियाँ ये सब क्या हैं, ये हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और इन्हीं के आधार पर प्रदेश की कृषि को 9 भागों में विभाजित किया गया है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं और इन्हीं के आधार पर किनके आधार पर, मृदा, जल, तापमान, मानव गतिविधियों के आधार पर इन्हीं के आधार पर जो प्रदेश की यानी यूपी की कृषि है, यूपी की कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 9 भागों में विभाजित किया गया है। 9 भागों में विभाजित किया गया है भैया, बांटा गया है, ये भी चीज़ लिख लीजिए, बांटा गया है। अब वो 9 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उनके बारे में बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे आपको सारा आइडिया लग जाएगा। तो 9 भाग में हम एक बार देख लेते पहला भाग कौन सा है, भाबर एवं तराई का प्रदेश, भाबर एवं तराई क्षेत्र कौन सा है, भाबर एवं तराई क्षेत्र है इसको। इसके बाद में दूसरा कौन सा है, दूसरा है पश्चिमी मैदानी भाग, दूसरा कौन सा है पश्चिमी मैदानी भाग। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मध्य पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र। चौथा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम समशुष्क क्षेत्र। पांचवा कौन सा हो जाएगा, मध्य
मैदानी प्रदेश, मध्य मैदानी प्रदेश। इसके बाद में छठा कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड प्रदेश। और इसके बाद में सातवां कौन सा हो जाएगा? सातवां उत्तर पूर्वी मैदान। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान। आठवां कौन सा हो जाएगा? आठवां हो जाएगा पूर्वी मैदान प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदान प्रदेश, मैदान प्रदेश, ये हो जाएगा आठवां। इसके बाद में एक बचा 9वें नंबर का, वो कौन सा होगा? विंध्यन प्रदेश, विंध्यन प्रदेश। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ सिचुएटेड हैं, स्थान देखने हैं। तो एक बार हम स्थान को देखेंगे। चलिए स्थान को देखते हैं। तो भाबर एवं तराई का प्रदेश तो आपको पता ही होगा, जो सहारनपुर वाला एरिया है, सहारनपुर से लेकर इधर आप देख चले आए कुशीनगर तक, और ये हिमालय की जो तलहटी क्षेत्र है, जैसे कि एक तो हो गया सहारनपुर, एक कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरनगर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। और कौन सा हो जाएगा? बिजनौर हो जाएगा, बिजनौर का भी एरिया इसी में आ जाता है। इसके बाद में मुरादाबाद हो जाएगा, मुरादाबाद, मुरादाबाद हो जाएगा। रामपुर हो जाएगा, रामपुर। और बरेली आ जाएगा, बरेली के अंतर। इसके बाद में पीलीभीत भी इसी में आ जाएगा, पीलीभीत। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इनके बारे में ऑलरेडी से चर्चा कर चुके हैं, पहले से ही काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं। हालांकि ये नहीं बताना है तो आप एक बार फिर भी आइडिया लगा के देख लीजिए। और पश्चिमी मैदानी भाग में जितने भी मेरठ मंडल के आसपास के क्षेत्र हैं, मेरठ मंडल के आसपास के क्षेत्र हैं, वो सभी इसी में आ जाएंगे पश्चिमी मैदानी भाग में। मध्य पश्चिमी भाग में बरेली व मुरादाबाद मंडल के आ जाएंगे। कौन कौन सा आ जाएगा? बरेली मंडल, और कौन सा आ जाएगा? मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद मंडल। ये दोनों क्षेत्र आ जाएंगे के क्षेत्र, इनके आसपास के क्षेत्र आ जाएंगे। दक्षिण पश्चिमी में आगरा मंडल का आ जाएगा क्षेत्र, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आगरा मंडल के क्षेत्र आ जाएंगे। मध्य मैदानी प्रदेश में लखनऊ व कानपुर आ जाएगा, लखनऊ व कानपुर मंडल आ जाएगा। बुंदेलखंड प्रदेश में क्या आ जाएगा? झांसी व चित्रकूट आ जाएगा, झांसी व चित्रकूट आ जाएगा। इसके बाद उत्तर पूर्वी मैदान में क्या आ जाएगा? गोरखपुर मंडल आ जाएगा, गोरखपुर मंडल। और कौन सा मंडल आ जाएगा? गोंडा मंडल आ जाएगा, इनके दोनों आ जाएंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश में वाराणसी आ जाएगा, वाराणसी, वाराणसी आ जाएगा। और वाराणसी, अयोध्या आ जाएगा, अयोध्या के बाद में आजमगढ़ भी आ जाएगा इसी में, आजमगढ़ को लिख लीजिए, आजमगढ़ आ जाएगा। इन सभी ये जितने भी मंडल हैं ये आ जाएंगे, ये मंडल आ जाएंगे। विंध्यन प्रदेश में कौन कौन सा आ जाएगा? सोनभद्र आएगा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। और क्या आ जाएगा? और दक्षिणी प्रयागराज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी प्रयागराज। तो ये चीज़ आ जाएंगे विंध्यन प्रदेश में। इसके बाद में अब हम एक चर्चा करते हैं फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र क्या? इससे हम क्या जाना? कृषि जलवायु प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसको मैंने समझा। अब हम चर्चा करते हैं फसल चक्र के बारे में। आखिर फसल चक्र क्या होता है? अगली जो हेडिंग पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो पढ़ेंगे फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र होता क्या है, यानी क्रॉप साइकिल क्या होती है, क्रॉप साइकिल ये क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि, एक निश्चित समय में, निश्चित अवधि में फसलों का क्रम में उगाया जाना, उसे ही क्या कहते हैं? क्रम में उगाया जाना। और जिससे उर्वरा शक्ति का जो कम ह्रास हो तो उसे ही फसल चक्र कहते हैं। मान लीजिए अगर फसल चक्र को इस तरीके से समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए एक समय है छोटा सा, ये 6 महीने का समय है, 6 महीने, एक सपोज करते हैं, मानते हैं
6 महीने का समय है। इसमें सबसे पहले ए फसल उगाएगी जो कि 3 महीने के लिए उगाई गई। ए फसल कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए उगाई गई। अब इसी के जस्ट बाद एक बी फसल उगा दी गई, वो भी 3 महीने के लिए उगा दी गई। वो भी क्या कर दी गई? 3 महीने के लिए उगा दी गई। इसके बाद में फिर वापस से इन्हीं 6 महीने को अगर हम रिपीट करें तो एक सी फसल उगा दी गई, तो ये भी 3 महीने के लिए उगा दी गई मान लीजिए। और एक डी फसल उगा दी गई, ये भी 3 महीने के लिए उगा दी गई। तो ये पूरी जो अवधि हो जाएगी वो 6 मंथ के 6 मंथ के पूरी क्या हो जाएगी? 1 ईयर की अवधि हो जाएगी। अब 1 ईयर में इन्होंने क्या किया? 4 क्रॉप यानी 4 फसलें उगा दी। कितनी फसलें उगा दी? 4 फसलें उगा दी। अब इससे क्या होगा कि एक साल में वैसे एक ही फसल उगाते थे, लेकिन अब फसल चक्र के चलते पहले इन्होंने ए उगाई, फिर बी उगाई, फिर सी उगाई, फिर डी उगाई। वापस से जब आएंगे फिर से ए उगा देंगे, फिर बी उगा देंगे, फिर सी उगा देंगे और फिर डी उगा देंगे। फिर इसके बाद फिर एक चक्र बन जाएगा, ए उगा देंगे, बी फसल उगा देंगे, सी उगा देंगे और डी उगा देंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से एक फसल चक्र बन गया है, जिससे कम समय में एक निश्चित अवधि में, एक नियत अवधि में, निश्चित क्षेत्र में, कोई भी एक एरिया है, कोई भी एक क्षेत्र है, इसमें ही वो ऐसे फसल लगातार कंटिन्यूअसली उगाते जा रहे हैं इसी क्षेत्र में। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही फसल चक्र कहते हैं। और इससे ज़्यादातर ये आपने देखा होगा, इससे कोई भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जिससे उर्वरा शक्ति है इनकी कम नहीं होती है, कम कम ह्रास होती है, ज़्यादा नहीं जाती है। वैसे क्योंकि अगर कोई जगह पर बहुत ज़्यादा फसल उगा दी जाए, आपने सुना होगा आपके आसपास के क्षेत्र में एक आपने देखा होगा कि कई जगह पर लिप्टिस के पेड़ लगे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही नीचे तक जाती हैं। लिप्टिस की जो जड़ें होती हैं बहुत ही नीचे तक सीधी चली जाती हैं, और ये क्या करती हैं, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर ये पूरा पानी ख़त्म कर देते हैं ये लोग। और ये आपने पता होगा कि लिप्टिस के जो पेड़ होते हैं वो क्या है, पानी अधिक मात्रा में इनको चाहिए होता है, और इसीलिए इनकी जड़ें नीचे से जाकर पानी लेती हैं। अगर इनमें आप पानी नहीं भी डालेंगे तब भी ये अपनी वृद्धि पर आगे कंटिन्यू वृद्धि करेंगे, और वो काफ़ी लंबे सीधे चले जाते हैं ये पेड़ है, ये आपने देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, ये उर्वरा शक्ति की, वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम कर देते हैं। वहाँ पर अगर आप वापस से कोई फसल उगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर वो कम फसल आएगी, मतलब आएगी लेकिन कम मात्रा में फसल आएगी। जैसे मान लीजिए कोई एक बाग है लिप्टिस का, जिसमें बहुत ज़्यादा लिप्टिस खड़ी हैं, और बाद में अचानक से उसकी सारी लिप्टिस उखाड़ दी जाए, और उसमें अगर आप गेहूं की उपज करने की कोशिश करें, तो लिप्टिस के खड़े होने से पहले अगर गेहूं उपज कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 10 कुंटल गेहूं निकल रहा है, लेकिन जब लिप्टिस के काटने के बाद में, उसके बाद में जब कट जाएंगी, जब एक बार लगा दी फिर इसके बाद में कट जाएगी, इसके बाद में करेंगे तो पता चलेगा 5 या 6 कुंटल ही गेहूं निकलेगा। तो ये क्या है, उर्वरा शक्ति कम होने की वजह से ही ऐसा होता है। तो ये आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि फसल चक्र क्या होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र। तो वो फसल चक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अब फसल चक्र जान लेते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ फसल चक्र चलेगा, उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो फसल चक्र आपको समझ में आया होगा, सभी लोग नोट कर लीजिए। किसी नियत क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में नियत अवधि के लिए, किसी निश्चित क्षेत्र में नियत अवधि के लिए, निश्चित क्षेत्र में नियत अवधि के लिए फसलों का क्रम में उगाया जाना, इसको लिखेंगे फसलों का क्रम में उगाया जाना, क्रम में उगाया जाना, ये क्या कहलाता है, ये फसल चक्र कहलाता है। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र। कौन से प्रदेश के लिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र कौन सा होगा? एक तो पहला फसल चक्र बनेगा, या तो आप पहले आलू करेंगे, फिर इसके बाद में प्याज करेंगे, फिर इसके बाद में क्या कर लेंगे, मक्का कर लिया, मक्का के बाद में ये सब 1 वर्ष का फसल चक्र बन जाता है। कोई कम समय में होगा, कोई ज़्यादा समय में होगा। अधिक जानकारी के लिए भी आगे आप बढ़ते अगली क्लास देखेंगे, तब उनमें हम सारी चीज़ों की क्लियरिटी लाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे A to Z, क्योंकि एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, हालांकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको 2 क्लासों में पूरा करेंगे। दूसरा फसल चक्र आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आप मक्का कर लें, इसके बाद में आलू कर लें, आलू, और इसके बाद में गेहूँ कर लें, तो ये एक फसल चक्र ये बन जाएगा। तो ये भी 1 वर्ष का फसल चक्र है। इसके बाद में तीसरा फसल चक्र बना सकते हैं, पहले धान कर लें, इसके बाद में गेहूं कर लें, धान के बाद में गेहूं, गेहूं के बाद में जौ कर लें, तो ये भी 1 वर्ष का फसल चक्र बन जाएगा।
ये पूरा एक वर्ष का फसल चक्र बन जाएगा। और इसके बाद में या तो आप 2 फसलें कर लें, 2 फसलें जिस प्रकार से ज्वार कर लें एक बार में, ये काफ़ी लंबे समय में होगा तो इसीलिए एक बार फिर गेहूं करना पड़ेगा, तो 2 ही फसल हो पाएंगी, ये भी एक वर्ष का फसल चक्र बन के तैयार होगा। इसके बाद में 5वां अगर फसल चक्र देखेंगे तो सबसे पहले आप मक्का कर लें, मक्का के बाद में आलू कर सकता है किसान, आलू के बाद में गन्ना कर सकता है। तो ये जो फसल चक्र है ये 2 वर्ष का हो जाएगा। 2 वर्ष का क्यों हो जाएगा? क्योंकि गन्ने को अधिक समय चाहिए होता है, गन्ने को अधिक समय चाहिए होता है, इसीलिए ये फसल चक्र कितने वर्ष का हो जाता है? 2 वर्ष का हो जाएगा। तो ये किसके लिए था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। किसके लिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए था। अब हम जानेंगे, ये देखा है हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। कौन सा? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उसमें देखेंगे तो एक धान कर सकते हैं पहले, इसके बाद में मसूर की दाल, मसूर जो कर सकते हैं मसूर, तो ये पूरा एक वर्ष पूरा समय लेगा। दूसरा, कुछ लोग धान कर रहे हैं, कुछ लोग मटर कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक वर्ष का समय ले रहा है। फिर धान या मक्का कर रहे हैं और इसके बाद में क्या कर रहे हैं? गेहूं कर ले रहे हैं कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, तो ये भी एक वर्ष का समय लेगा। इसके बाद में चौथा, धान या गेहूं कर रहे हैं और इसके बाद में मक्का कर ले रहे हैं, तो मक्का, ये कितना समय लेगा? ये भी एक वर्ष का समय लेगा। 5वां फसल चक्र हो जाता है, या तो धान कर लो और जौ कर लो, तो ये भी एक वर्ष का समय लेगा। 6ठा फसल चक्र हो जाएगा, ज्वार कर लो, अरहर कर सकते हैं, अरहर और गेहूं कर सकते हैं, ज्वार या अरहर या गेहूं कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक वर्ष का फसल चक्र बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। अब तीसरा है, अगर बुंदेलखंड के लिए बताया जाए कि बुंदेलखंड के लोग किस प्रकार से फसल चक्र यूज करते हैं, मतलब बुंदेलखंड के लोग, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसके लिए सॉरी 3 फसल चक्र आते हैं। जैसे ज्वार हो गया, चना हो गया पहले, तो ये एक वर्ष का कर लें। इसके बाद में दूसरा फसल चक्र अगर बात की जाए तो कुछ लोग ज्वार कर लेते हैं, फिर इसके बाद में अरहर कर लेते हैं, तो ये भी एक वर्ष का फसल चक्र हो गया। तीसरा फसल चक्र आ जाए तो ज्वार कर लेंगे पहले, फिर इसके बाद में जौ कर लेंगे, तो ये एक वर्ष के लिए ये भी हो गया, तो ये तीसरा फसल चक्र हो गया। इसके बाद में अगर उत्तर प्रदेश में कुल फसल का उत्पादन, तो देखो 3 ही प्रदेश हैं, तीन भागों में कर किया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसको हम 3 भागों में समझा है उन्हें। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में फसल का उत्पादन जो होता है वो किन प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो अब हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादन। उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादन, किसका उत्पादन? फसल उत्पादन। उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादन की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादन में कुल 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं? अगर फसलों की बात कर ली जाए, फसलों की, तो 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। पहली कौन सी? रबी की फसलें। कौन सी फसलें? रबी की फसलें। दूसरी कौन सी? खरीफ की फसलें। और तीसरी कौन सी पाई जाती हैं? जायद की फसलें, जायद फसलें। तो ये भी 3 प्रकार से फसलें पाई जाती हैं। अगर हम वही बात करें रबी की फसलों की, तो रबी की फसलों में कौन कौन से आ जाती फसलें? ये चीज़ नोट करेंगे। गेहूं की फसलें आ जाती हैं, गेहूं की, जौ की आ जाती हैं, जौ, सरसों की, सरसों, और क्या आ जाएगा? मटर आ जाएगा, चना आ जाएगा, आलू आ जाएगा और तंबाकू आ जाएगी, तंबाकू आ जाएगा। तो ये सभी फसलें किस में आ जाती हैं? रबी की फसलों में ये सभी फसलें आ जाती हैं। अगर वहीं पर बात करें खरीफ की फसलों में, तो खरीफ की फसलों में चावल आएगा, चावल हो गया, कपास हो गया, कपास, और क्या हो जाएगा? पटसन हो जाएगा, पटसन मतलब जूट, जूट की फसल। इसके बाद में ज्वार हो सकता है, यहाँ पर बाजरा आ जाएगा, बाजरा। इसके बाद में मूंगफली आ जाएगी, मूंगफली, और क्या आ जाएगा? गन्ने की फसल आ जाएगी, ये भी खरीफ की फसल आती है। अरहर की फसल आ जाएगी और मक्का आ जाएगी, सोयाबीन, और क्या आ जाएगा? बस ये इतनी इत्यादि कर दीजिए। तो ये सभी किसमें? खरीफ की फसलों में आएंगी। इसके बाद में अगर बात की जाए जायद की फसलें,
तो जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी? तो जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच के समय में जो फसलें की जाती हैं वो किस में आती हैं? वो जायद की फसलें में आती हैं। जैसे मूंग हो गया, मूंग, और क्या हो जाएगा, लौकी हो जाएगा, और सीताफल इत्यादि। ये जो फसलें हैं ये किसके बीच में? रबी की फसलें और खरीफ की फसलों के बीच में के समय में जो फसलें की जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं? जायद फसलें कहते हैं। जैसे मूंग की फसल, लौकी की फसल, सीताफल की फसल इत्यादि ये सब फसलें आ जाती हैं। तो हम इसमें देखेंगे तीनों की फसलों के जो समय होंगे, समय सीमा होगी, वो क्या होगी, इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। तो देखेंगे जो रबी की फसल होगी, रबी की फसल, इनकी जो बुवाई का समय होगा, इनकी जो बुवाई का समय होगा वो क्या होगा? वो होगा अक्टूबर और नवंबर। ये जो फसलें हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं। कटाई कब की जाती है? तो कटाई की जाएगी इनकी मार्च और अप्रैल के महीने में। मार्च से अप्रैल के महीने में इनकी कटाई की जाएगी। इसके बाद में अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो खरीफ की फसलों की जो बुवाई होती है वो कब होती है? जून जुलाई महीने में। कब होएगी? जून जुलाई महीने में इनकी बुवाई होती है। अगर कटाई की बात की जाए तो कटाई होगी सितंबर व अक्टूबर महीने में। कब होगी? सितंबर व अक्टूबर महीने में। जो अभी फसल चक्र बताया था तो वो इसी से संबंधित है। इसके बाद में अगर जायद की फसलों की बात की जाए, किसकी फसलों की बात की जाए? जायद की फसलों की बात, तो इनकी जो बुवाई होती है वो मार्च अप्रैल में लगभग मान ली जाती है। मार्च अप्रैल में बुवाई कर दी जाती है और इसके बाद में इनकी जो कटाई है वो जून जुलाई में कर दी जाती है। देखिए ये जो समय बच रहा है ना बीच का, ये जो समय बीच में मई जून जुलाई, ये जो बीच में कुछ समय बच रहा है तो जून इन्हीं के समय में ये सब फसलें कर दी जाती हैं, जायद की फसलें। तो ये रबी, खरीफ और जायद की फसलें आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट फसल हैं, जैसे कि कौन कौन सी फसल हो जाएंगी? गेहूं की फसल हो जाएगी, जौ की फसल हो जाएगी, चना की फसल हो जाएगी, और सरसों हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, चावल हो जाएगा। इन सभी फसलों के बारे में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट फसलें हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में कुछ प्रमुख तथ्यों को लेकर चलेंगे और भी अन्य जो फल उत्पादन है जैसे आम, आंवला, केला, अमरूद, संतरा, लीची, पपीता, और जो सब्जियां जैसे आलू हो गया, अदरक हो गई, मशरूम हो गए, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, पान हो गया या जेट्रोफा हो गया, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में कुछ हम प्रमुख अनुसंधान के बारे में जानेंगे और प्रमुख बागवानी फसलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद में आज हम कुछ फसलों को देखते हैं, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम कुछ फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी गेहूं की फसल से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, गेहूं की फसल। क्या डालेंगे? गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे इन्हीं को हम लेकर चलेंगे केवल, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखेंगे जो गेहूं, अगर गेहूं की बात कर ली जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो ये चीज़ एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो उसमें गेहूं उत्पादन में अब यूपी पहले नंबर पर, एमपी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर पंजाब और चौथे नंबर पर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। इसके बाद में पाँचवें नंबर पर राजस्थान, पाँचवें नंबर पर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगर गेहूं के वैज्ञानिक नाम की बात की जाए कि सर गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक के नाम के साथ साथ में सर इसका बता दीजिए कि यह इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो कैसा है, और इसके ये जो किस प्रकार का पौधा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये किस प्रकार का पौधा है? तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका ट्रिटिकम एस्टिवन। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवन। ट्रिटिकम एस्टिवन इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह जो गेहूं पौधा है वो किस प्रकार का पौधा है? यह समशीतोष्ण पौधा है, समशीतोष्ण कटिबंधीय। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसीलिए बता दिया है। समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है? समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। और अगर इसके बात की जाए उत्पादकता क्षेत्र की,
तो उत्पादकता क्षेत्र इसका है गंगा और घाघरा का जो दोआब है, गंगा नदी और घाघरा नदी। दोआब का मतलब क्या है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसे ही क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो उत्पादकता क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, उत्पादकता क्षेत्र हो जाएगा इसका, यहाँ पर ही नोट कर लेंगे, गंगा और घाघरा नदी के दोआब, घाघरा नदी का दोआब, दोआब ये क्या है इसका, ये उत्पादकता क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, उत्पादकता क्षेत्र है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर नदियों के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे गंगा यमुना दे दिया जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह, ऐसे मतलब बहुत सी नदियाँ दे दी जाएंगी और इसे ऑप्शन में आपको बताना होगा कि कौन सी नदियों के दोआब के क्षेत्र में इसका गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये भाग है, ये कितने भाग पर, कृषि योग्य भूमि के 24% भाग पर गेहूं होता है। कितने भाग पर होता है, 24% भाग पर। अगर पूछी जाए इसके लिए कितनी वर्षा की मात्रा जरूरत होती है, क्योंकि अगर अधिक वर्षा हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा गेहूं का, तो वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इतनी, इससे अधिक अगर होगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर इसका तापमान पूछा जाए तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस में तापमान में ये बढ़ते हैं। तो ये इनका अधिकतम तापमान रहता है, ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो ये रबी की फसलें हैं, यानी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल कैसी है, रबी की फसल है। जो रबी की फसल है इनकी जो बुवाई होती है कब होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और आपने देखा हो कि नवंबर में जो सर्दियां पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं तो इनका तापमान जो रहता है वो कम रहता है। लेकिन कटाई के समय इन्हें थोड़ा सा अधिक तापमान चाहिए होता है, क्योंकि इनकी जो कटाई होती है वो कब होती है, मार्च अप्रैल में। और मार्च अप्रैल में जो तापमान रहता है वो बढ़ने लगता है। अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, तो गेहूं में काफ़ी नुकसान हुआ। तो गेहूं की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम थी, उत्पादन बहुत कम हुआ था गेहूं का, इसीलिए गेहूं काफ़ी महंगा भी हो गया था। ये चीज़ तो आपने पता की होगी, देखा होगा। तो इससे क्या है, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में जितना तापमान चाहिए था उतना ना होकर बहुत ज़्यादा अधिक था, क्योंकि सर्दी कम पड़ी थी और तापमान इसीलिए बढ़ने लगा था। तो इसीलिए क्या है, गेहूं का जो उत्पादन बहुत कम हो पाया था। इसी वजह से गेहूं यूपी की दूसरी खाद्यान्न फसल है, गेहूं यूपी की दूसरी खाद्यान्न फसल है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और यूपी का अगर पूछा जाए कि यूपी में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, तो गेहूं का उत्पादन यूपी में किस जिले पर होता है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिला, यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है गेहूं का, तो बताइएगा सर, गोरखपुर जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस समय, करेंट टाइम की बात कर रहा हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एनएमएसपी कितनी है, 2275 रुपए प्रति क्विंटल। ये इसकी करेंट टाइम में एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जौ के बारे में। किस फसल के बारे में बात करेंगे, जौ के बारे में बात करेंगे। इतना डाटा काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए, तो बस इतना ही डाटा आप पढ़ते रहिए, रट लीजिए एकदम। इसके बाद हम पढ़ेंगे जौ के बारे में। जौ के बारे में देखेंगे तो जौ के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम। इसके बाद में इसका कुल भी पता हो जाएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम इसका वैज्ञानिक नाम है। और अगर कुल की बात की जाए तो लेग्यूमिनेसी इसका कुल है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि सर इसका तापमान कितना है, कितने तापमान में जौ को उगाया जा सकता है, तो बताइएगा सर 1.5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान सह सकता है। इसके बाद में अगर वर्षा पूछी जाए, इसमें वर्षा की कितनी आवश्यकता होगी, तो 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा में भी ये अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, उग सकता है, उत्पादन इसका किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो डाटा बता रहे जौ का नहीं है, जौ की जगह कर लेंगे चना। क्या कर लेंगे, चना कर लेंगे, चना के बारे में पढ़ रहे हैं।
चना, फ्लो में जौ निकल गया। चना, चना के बारे में देखते हैं। तो चना जो है, चना बाकी सब ठीक है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। चना के बारे में देखें तो चना यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल है। कैसी फसल है? दलहन फसल है। ये कैसी फसल है? एक दलहन फसल है। जो चना है ये यूपी में उगाई जाने वाली, यूपी में उगाई जाने वाली सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है? चना है। यूपी में उगाई जाने वाली सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है? चना है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब दलहन के नाम से आपको एक चीज याद रखनी होगी, कानपुर में एक जो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा केंद्र स्थित है? कानपुर में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। किस जगह पर? कानपुर में स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप बताइएगा। कानपुर में क्या स्थित है? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। अब दलहन में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं? अरहर की फसल आ जाती है, उड़द की फसल आ जाती है, चना की आ जाती है, मटर की आ जाती है। तो ये सब क्या है? ये दलहन आदि, ये सब दलहन की फसलें बोल दी जाती हैं। इसके बाद में अगर चना के बारे में ही देखा जाए कि चना किन किन जिलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चने का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है। अगर इसके उत्पादन की बात की जाए, सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए, तो सर्वाधिक उत्पादन है ये कहाँ पर होगा? ये होगा बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है चने का। अगर अन्य जिलों की बात की जाए, अन्य जिले कौन कौन से आ जाएंगे? जो बुंदेलखंड का जो एरिया है वो तो पूरा आएगा। तो कौन सा आ जाएगा? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे जिले आ जाते हैं, जैसे आगरा हो गया, आगरा का कुछ हिस्सा, झांसी, क्या हो जाएगा? झांसी आ जाएगा। इसके बाद में झांसी के बाद में ललितपुर आ जाएगा, ललितपुर। और क्या आ जाएगा? जालौन आ जाएगा, जालौन। और इसके बाद में हमीरपुर, बाराबंकी। ये चना उत्पादक जिला हैं, इनके बारे में पढ़ें। इसके बाद में सीतापुर आ जाएगा, प्रयागराज आ जाएगा, प्रयागराज में भी चने का उत्पादन होता है। मिर्ज़ापुर में भी चने का उत्पादन होता है। और सोनभद्र भी आ जाएगा। सोनभद्र तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सोनभद्र आ जाएगा। तो ये चने उत्पादक राज्य हैं, ये चना उत्पादक जिला है। चना उत्पादक जिला कौन से हैं? ये जो दिए गए आगरा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बाराबंकी, सीतापुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये चना उत्पादक जिला हैं। इसके बाद में अगली जो फसल है उसको देखेंगे, सरसों को। किसको देखेंगे? सरसों को। सरसों में देखेंगे, सरसों का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? एमपी में होता है। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर उत्पादन यूपी में होता है। एमपी में और यूपी में, जो यूपी का, जिसे आपने अगर मैप देखा होगा यूपी का, ये सहारनपुर पड़ता है। इसके बाद में ये जो मैप यूपी का बन रहा है, ये देखिए इसको एक बार, ये सोनभद्र का जो एरिया है। इसके बाद में ये ललितपुर, ये जो उत्तर प्रदेश का एक तरीके से मैप बना, रफली मैप बना है, इसको ही देख लीजिए। तो ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में सरसों का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अब ये जो एरिया है आपको पता ही होगा, ये एरिया, ये जो ललितपुर जिला है ये एमपी के तीनों साइड से घिरा हुआ है। कहाँ से घिरा है? एमपी से ही तीनों साइड में घिरा हुआ है। तो एमपी से जब ये घिरा हुआ है, यहाँ से ये एमपी की सीमा स्टार्ट हो जाती है, एमपी से घिरा हुआ है, तो आप ये जानना है कि एमपी में ही सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है और इस एरिया में भी सरसों का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। और इसीलिए एमपी पहले स्थान पर, क्योंकि ये जो एरिया थोड़ा पड़ जाता है
पठारी क्षेत्र पड़ जाता है और पठारी क्षेत्र में सरसों का उत्पादन हो जाता है। तो इसी वजह से जो एमपी है वो भी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है और इसीलिए एमपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन सरसों का हो जाता है। फिलहाल में ये तो अलग बात है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सरसों का अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक नाम क्या होगा सर, क्या पूछ लिया जाए? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा बताइएगा? सरसों का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो बताइएगा सर ब्रैसिका जंसिया। क्या हो जाएगा? ब्रैसिका जंसिया। आपको इनके सभी के नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। इनका अगर कुल पूछ लिया जाए कि कौन से कुल से हैं तो कुल कौन सा हो जाएगा? क्रूसीफेरा। कौन सा हो जाएगा? क्रूसीफेरा हो जाएगा। क्रूसीफेरा इनका कुल हो जाएगा। सरसों यूपी में उगाई जाने वाली सबसे बड़ी तिलहन फसल है। कैसी फसल है ये? किस प्रकार की फसल है ये? तिलहन फसल है। कैसी? तिलहन फसल। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फसल है। उत्तर प्रदेश में तिलहन फसल में सबसे बड़ी कौन सी है? सरसों की फसल है। उत्पादक क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यूपी के प्रायः सभी क्षेत्रों में पश्चिम व मध्य भागों में सबसे ज़्यादा ये उगाई जाती है। सरसों की खेती के लिए गेहूं के समान ही वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसा गेहूं को वातावरण चाहिए होता है वैसा ही किसको वातावरण चाहिए होता है? सरसों को वातावरण चाहिए होता है। मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो सरसों को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? सरसों को टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि गेहूं को कितना चाहिए होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। वर्षा अगर पूछ ली जाए तो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। और ये तो आपको पता ही होगा, जब वर्षा वाला टॉपिक बताया था कि जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा कम होती है। उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो कैसी होती है? कम होती है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो इसे सरसों को गेहूँ जैसा ही वातावरण चाहिए होता है। अगली फसल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले आएंगे। जिला तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो पठारी क्षेत्र है वो तो आएगा ही आएगा पूरा। इसके साथ ही साथ में यूपी के जो भी पश्चिमी व मध्य भाग में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, पश्चिमी भाग और मध्य भाग में, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है और मध्य भाग है वो सभी जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सभी भागों में ये उगाई जाती है। अब हम देख लेते हैं एक बार जौ की फसल को। किसकी फसल को देख लेते हैं? जौ की फसल को, क्योंकि ये छूट रही है। तो जौ की फसल को देखते हैं। जौ की फसल यानी बार्ली। बार्ली कहते हैं इसे, जौ की फसल बार्ली। तो जौ की फसल, इसके लिए जो जौ की खेती के लिए प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। कैसी मिट्टी वाले? शुष्क एवं, ये कैसी मिट्टी चाहिए इसे? शुष्क एवं काप मिट्टी। काप मिट्टी के क्षेत्र में ये फसल की जाती है जौ की। और जौ की खेती के लिए ही कैसा जलवायु चाहिए होता है? इसके लिए जो जलवायु है, इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो कैसा चाहिए? गेहूं के समान। गेहूं के समान, ये भी गेहूं के समान ही क्लाइमेट इसे चाहिए होगा, इसीलिए इसको लास्ट में रखा है। अब देखते हैं अगली फसल, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। वो कौन सी? तंबाकू के बारे में। कौन सी फसल के बारे में देखेंगे? अब तंबाकू की फसल के बारे में देखेंगे। तंबाकू की फसल अगर पूछा जाए कि सर तंबाकू का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर पूछ लिया जाए कि तंबाकू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड कौन सा पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए सर कि तंबाकू का जो उत्पादन है वो कौन कौन से जिलों में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जा रहा है। अब यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? निकोटियामा। देखिए एक बहुत ही अच्छा नाम है वैज्ञानिक नाम। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। निकोटियामा टेबेंकेम इसका वैज्ञानिक नाम है, निकोटियामा टेबेंकेम। अगर पूछा जाए कि इसमें अम्ल कौन सा है तो वैज्ञानिक नाम कौन सा है? निकोटियामा। तो अम्ल कौन सा हो जाएगा? निकोटिन। बस
निकोटिन याद रखिएगा, निकोटिन निकोटियामा टेवेंकम, निकोटिन निकोटियामा टेवेंकन, वैज्ञानिक नाम निकोटियामा टेवेंकम, और अम्ल है निकोटीन। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर पड़ता है? राजमुंद्री में। कहाँ पर पड़ता है? राजमुंद्री। कहाँ पर है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पर पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर पूछा जाए तंबाकू उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सहारनपुर में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, सहारनपुर हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद। और इसके बाद में बुलंदशहर आ जाएगा, बुलंदशहर, बुलंदशहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? वाराणसी। वाराणसी में भी तंबाकू का उत्पादन होता है। अच्छा, जब नदियों के बारे में बताया था तब आपको वाराणसी के बारे में क्वेश्चन बताया था कि वरुणा नदी, अस्सी नदी, वरुणा नदी और अस्सी नदी और गंगा नदी वाराणसी में पाई जाती, तीनों। वरुणा और अस्सी को ही मिलाकर क्या नाम रखा गया था? वाराणसी नाम रखा गया था। तो ये चीज़ बताई थी, ये याद होगी आपको, क्योंकि आप रिवीजन करते रहिए। बहुत ही जल्दी एक मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें कंप्लीट यूपी जीके के बारे में आपको बताएंगे, जो बहुत ही कम समय की होगी, और उसको मैप के माध्यम से, अन्य चीज़ों के, अन्य कुछ फैक्ट के माध्यम से हम उस क्लास को पूरा करेंगे। तो रबी की जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं ये तो पूरी हो गई हैं। रबी की जितनी भी इंपॉर्टेंट फसलें हैं वो पूरी कर दी हैं, जिसमें गेहूं की फसल, चना की फसल, सरसों की फसल, जौ की फसल और तंबाकू की फसल के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं खरीफ की फसलों के लिए। खरीफ की फसलों में जो सबसे नंबर 1 पर आएगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है चावल। चावल बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चावल, चावल के बारे में देखेंगे तो चावल का वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले क्या देखेंगे? चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, चावल का वैज्ञानिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए बुवाई के समय? किसके समय? बुवाई के समय, बुवाई के समय तापमान। यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा वो चेंज होता है, क्योंकि इसकी जो बुवाई होती है वो कब होती है? जून जुलाई में, जिसमें बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, बहुत तापमान रहता है। और जब ये पकते समय, मतलब जब जून जुलाई में तापमान ज़्यादा रहता है, क्योंकि बरसात भी होती है उसी समय में, तो तापमान ज़्यादा और कम घटता बढ़ता रहता है। तो एक एवरेज तापमान चाहिए होता है बुवाई के समय, वो चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। और जब ये पकती है तो पकते समय इसको तापमान कितना चाहिए है? तो पकते समय इसको तापमान चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का अगर पीएच वैल्यू बताई जाए कि पीएच वैल्यू या पीएच मान कितना होता है, तो 5 से 8.5 के बीच में मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए इसको? तो वर्षा चाहिए 75 से 125 सेंटीमीटर, 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा ये झेल सकता है। इसके बाद में अगर इसका वैज्ञानिक नाम तो बताना भूल ही गए, तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा। चावल यानी धान, राइस, राइज, राइसा, राइजा, तो इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं, ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा। चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस कहते हैं, और इसी के वैज्ञानिक नाम में राइस कहीं ना कहीं छिपा है, राइस, राइजा, राइस। तो ये चीज़ याद कर लीजिए आप। इसके बाद में जो राज्य के कृषि योग्य भूमि इसमें कितनी है? 18% कृषि योग्य भूमि है जहां पर चावल हो सकते हैं, चावल का उत्पादन किया जा सकता है, यानी धान की खेती की जाती है 18% भाग पर। उत्तर प्रदेश के 18% भाग पर चावल की खेती कर ली जाती है। ये चीज़ कृषि योग्य भाग में भूमि है 18% चावल की के लिए। यहीं पे अगर पूछा जाए कि उत्पादक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो जो राज्य का तराई का क्षेत्र है, अगर यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र पूछ लिए जाए, उत्पादक क्षेत्र कि उत्पादक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो उत्पादक क्षेत्र में जो राज्य का तराई का क्षेत्र है, राज्य का तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएंगे? चावल उत्पादक के क्षेत्र में काम आ जाएंगे। अब इसमें क्या कौन सा आ जाता है? तो इसमें बहराइच आ जाता है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने नाम, बहराइच आ जाता है। लखीमपुर खीरी सुना होगा, लखीमपुर खीरी आ जाता है। और इसके बाद में और महाराजगंज भी आ जाता है, महाराजगंज, महाराजगंज। और क्या हो जाएगा? देवरिया आ जाएगा, देवरिया। और कौन सा आ जाएगा? कुशीनगर आ जाएगा, कुशीनगर भी इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में भी चावल का उत्पादन होता है। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि
भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, भारत की बात हो रही है तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पर करता है यूपी। वेस्ट बंगाल और यूपी, पहले नंबर पर कौन है? वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। अब एक चीज याद रखनी होगी, सिद्धार्थनगर जिला है तो सिद्धार्थनगर जिले में जो सुगंधित चावल है उसे काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर जिले का सुगंधित चावल किस नाम से प्रसिद्ध है? काला नमक। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए काला नमक, काला नमक चावल या काला नमक किससे संबंधित है? तो चावल से संबंधित, काला नमक नामक नाम किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है। और ये कहाँ का चावल है? जो सिद्धार्थनगर का सुगंधित चावल है उसे ही क्या कहते हैं? काला नमक चावल कहते हैं। सिद्धार्थनगर का सुगंधित चावल को ही क्या कहते हैं? काला नमक चावल कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी लोग बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल चावल अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मनीला में। कहाँ पर स्थित है? मनीला में। मनीला कहाँ में? फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में ये स्थित है। इसके बाद में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कटक में। कटक कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा। कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है, कटक में। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय चावल अनुसंधान, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे डबल स्टार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको पता चलेगा। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम गन्ना, पटसन यानी जूट, कपास आदि इन सभी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।